जिन्हें हम आज हम नेता के रूप में देखते हैं। तो अंग्रेज हमें दो पार्ट में बांटे थे, और आजकल हमारे जो नेता हैं, मतलब आपके पापा के जीत पर, हो सकता है कि आपके पापा चुनाव लड़ रहे हो मुखिया का, आज जीत गए हो, तो कहेंगे ना कि आपके पापा के जीत पर पूरे गांव वाले डांस कर रहे हैं, पूरे गांव वाले मिठाई बांट रहे हैं, समझ में नहीं ना। कहेंगे फुटबॉल का मैच था मेरे स्कूल और आपके स्कूल के बीच में, ठीक है ना, तो मेरा स्कूल जीत गया, सारे बच्चे डांस कर रहे हैं, तो कहेंगे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल के जीत पर। सेंटेंस तो बनेगा, बशर्ते कि आप वर्ड बनाना सीख जाओ, समझ रही है। चलो अब जैसे कहा जाए बेटा कि ऑन द, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऑन द विक्ट्री ऑफ माई विलेज, हाँ मेरे गांव के जीत पर। हो सकता है कि मेरे गांव तुम्हारे गांव के बीच मैच चल रहा हो, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच या कबड्डी का मैच, और मेरा गांव जीत गया हो, तो कहेंगे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के जीत पर। बिहार के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ बिहार। यूपी के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ यूपी, हाँ मेरे मोहल्ले के जीत पर। चलिए अच्छा, तो कहेंगे ऑन द विक्ट्री ऑफ माई मोहल्ला, समझ रही है ना। जैसे राम के जीत पर, जैसे राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था ना, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था ना, जब सीता मैया का जो है किडनैपिंग हुआ था। क्या हुआ था? किडनैपिंग, अंग्रेजी में किडनैपिंग कहते हैं। आप क्या बोल रही थी? हरण। अच्छा अपहरण, रावण क्या किया था? अपहरण कर लिया था, ठीक है ना। और किसी के लड़की को नहीं अपहरण किया था, किसी के बीवी को अपहरण कर दिया था। सोच लो कितना जो है खतरनाक आदमी था। कैसे किया था? अपने बैठा लिया चैरियट, चैरियट समझते हो क्या? अरे उड़न खटोला समझ लो, जैसे आज लोग उड़ रहा है ना, जैसे महावीर जी कहते थे ना कि जय श्री राम, उड़ जाते थे, उसी तरह से उड़ने वाली व्यवस्था रावण के पास भी था। भिखारी के भेष में आया, साधु के भेष में आया, है ना, अब भीख मांगने के बहाने उनको बैठाया, लेकर उड़ गया। समझ रही है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर आपको बोलना होगा कि राम के जीत पर, हाँ ऑन द विक्ट्री ऑफ राम, होगा कि नहीं बेटा? हो जाएगा ना बेटा यहाँ पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ राम के जीत पर। महाभारत आप लोग देखे हो, तो महाभारत में पांडु लोगों का जब जीत होता है ना, तो वहाँ के सारी पब्लिक जो है खुश हो जाती है कि चलो दुर्योधन बड़ी अत्याचारी आदमी था, खत्म हो गया, राम नाम सत्य हो गया उसका, ठीक है ना। तो वहाँ की पब्लिक जो है क्या कर रही थी? खुश थी। तो कहना पड़ेगा कि पांडवों के जीत पर, तो क्या कहेंगे? ऑन द विक्ट्री ऑफ पांडव, ठीक है। कृष्ण भगवान के जीत पर, तो ऑन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा, याद रखना। हाँ गौतम बुद्ध के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। गौतम बुद्ध को इंग्लिश में लॉर्ड बुद्धा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लॉर्ड बुद्धा। ये सारे वर्ड सीखना पड़ेगा, ऐसे इंग्लिश नहीं बोलोगे। अब जैसे कोई कहे कि आई हैव गॉन थ्रू अबाउट गौतम बुद्ध, तो इंग्लिश बोल रहे हो, ये गलत हो रहा है। आई हैव गॉन थ्रू, गो थ्रू मैंने होता है पढ़ना, तो आई हैव गॉन थ्रू अबाउट गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध नहीं कहेंगे, लॉर्ड बुद्धा कहेंगे। आई हैव गॉन थ्रू अबाउट लॉर्ड बुद्धा, याद रखना है। गो थ्रू माने पढ़ना। कोई चीज़ जब शुरू से अंत तक पढ़ जाते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं गो थ्रू। जैसे मैं रामायण पढ़ चुका हूँ तो कहेंगे आई हैव गॉन थ्रू द रामायण। मैं महाभारत पढ़ चुका हूँ, आई हैव गॉन थ्रू द रामायण, द महाभारत। मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, आई हैव गॉन थ्रू द कुरान। मैं बाइबिल पढ़ चुका हूँ, आई हैव गॉन थ्रू द बाइबिल। अकॉर्डिंग टू बाइबिल मैन इज मेड ऑफ डस्ट, हाँ मैन इज मेड ऑफ डस्ट अकॉर्डिंग टू बाइबिल। यानी कि बाइबिल में लिखा है, बाइबिल में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। बाइबिल में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। इसके अंग्रेजी क्या होगा? कि मैन इज मेड ऑफ डस्ट एज द बाइबिल सेज। पढ़ाए थे ना, एज द रामायण सेज, एज द महाभारत सेज, एज द न्यूज पेपर सेज, पढ़ाए थे ना? ठीक है, चलो बेटा। तो यहां पर हो गया ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ राम, ऑन द विक्ट्री ऑफ पांडु, ऑन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना, यानी गौतम बुद्ध के जीत पर। अरे सुना, सिकंदर का नाम सुने है ना? सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीत लिया था। हाँ सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीत लिया था। हाँ एक मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें सलमान खान जो है बोलता है कि जिस खेल से तुम लोग मुझे आउट करना चाहते हो उस खेल का हम सिकंदर हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हम आउट नहीं हो सकते हैं। क्यों सलमान खान ने डायलॉग दिया है? क्योंकि सिकंदर जो है हारने वाला था ही नहीं, पूरी दुनिया को जीत चुका था। कौन? सिकंदर। जब भारत आया सिकंदर तो भारत में उसकी हार हो गई। समझ रही है? तो अगर मान लो कि कोई कहना चाहता है कि सिकंदर के जीत पर, तो क्या कहेंगे? ऑन द विक्ट्री ऑफ सिकंदर।
समझ में आ रही है ना? यस सर। तो वर्ड तो बनना शुरू हो गया, यस सर। शुरू हो गया ना? यस सर। अब इस पर क्या करना है बेटा कि सेंटेंस बनाना है। क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। किसके मदद से बनाना है? एक वर्ड यहां हमने आप लोग को दे दिया है, क्या चीज? ओवर जॉयड। ठीक है, जैसे मान लो कि एक छोटा सा सेंटेंस देखो बेटा, जैसे कहेंगे कि आई वाज ओवर जॉयड। आई वाज ओवर जॉयड मतलब मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, और कहेंगे बेटा ऐसे, हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया। चलो बेटा इंडिया ही रहेगा। ठीक है ना? आई वाज ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना? यानी कि भारत के जीत पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, मतलब मैं बेहद खुश हो गया। ठीक है ना? हो सकता है ऐसे देखिएगा, कभी कभी पाकिस्तान जीतता है तो हमारे देश के भी मुस्लिम ब्रदर्स बड़ी खुश होते हैं। ठीक है ना? मान लें कि भारत पाकिस्तान से मैच हो रहा हो, देखिएगा पटाखा छूटता है जब पाकिस्तान जीतता है तो जो पाकिस्तान खिलाड़ी का सपोर्टर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो सेंटेंस बना सकते हैं ना। देखो तो, द मुस्लिम्स, ठीक है ना, द मुस्लिम्स वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर। लिख दे हिंदी, क्या पढ़ते हैं? ध्यान दो, व और र, वर। तो कहेंगे द मुस्लिम्स वर ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ, हाँ, पाक, यानी कि पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के जीत पर मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, और यही पकड़िए कि द हिंदूज, यहां पर क्या करेंगे बेटा? ध्यान दो, हाँ हाँ, यहां पर जो है क्या कर दीजिए? हिंदूज कर दीजिए, और यहां पर पाक के जगह पर इंडिया कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर मुस्लिम के जगह पर, हाँ, हिंदूज कर दीजिए। अब इसका अर्थ निकालो, द हिंदूज वर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब हाँ, भारत के जीत पर हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, अब भाजपा की जीत पर आरएसएस का दिल बाग बाग हो गया। आरएसएस समझते हैं ना, एक संगठन है। हाँ, आरएसएस के इशारे पर तो ये भाजपा चलता है। भाजपा मतलब आरएसएस, भाजपा मतलब आरएसएस समझ लो। चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी बने, ये सब लोग जो है आरएसएस के आदमी हैं। मैं पॉलिटिकल तो आदमी तो नहीं हूं, लेकिन ये सच्चाई है। ओके, चलो बेटा, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान दो, ठीक है? यस सर। जैसे आप कहेंगे ना ऐसे बेटा कि हाँ, द RSS, ठीक है ना, RSS एक संगठन है, तो कहेंगे द RSS वाज ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बीजेपी के जीत पर, अरे ये तो पढ़ा रहे थे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी के जीत पर आरएसएस का दिल बाग बाग हो गया। मतलब जो लोग भी आरएसएस वाले हैं उनका दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया। ठीक है, मंदिर बना अयोध्या में, हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। मंदिर बना अयोध्या में, हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, तो कहेंगे द टेम्पल वाज बिल्ड इन अयोध्या। ठीक है ना, एंड द हिंदूज वर ओवरजॉयड। ठीक है, कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, सिंपल वे में। देखो, सिंपल वे में आ जाओ बेटा। सिंपल वे में कहेंगे कि द हिंदूज वाज नहीं होगा बेटा, ये पुल्लल हो गया। हिंदू एक हिंदू को नहीं कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू को कह रहा है, या हिंदुस्तान से बाहर भी जो लोग हिंदू हैं उनको भी कह रहा है। तो कहेंगे द हिंदूज वर, हाँ, ओवर जॉयड। इसका मतलब हुआ कि हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, किस पर? हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ, के जीत पर? ऑन द विक्ट्री ऑफ, हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ राम मंदिर के जीत पर। लेकिन यहां पर राम मंदिर बनाने के जीत पर ना है।
हाँ, तो जब बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या इंग्लिश कहते हैं? हाँ, बिल्ड। तो बिल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो उसमें जब जब ऑफ आ गया ना, कोई प्रीपोजिशन के बाद, कोई माने किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, या मेकिंग सिंपली बना दो ना, ठीक है ना, कि द हिंदूज वर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ मेकिंग द राम मंदिर इन अयोध्या। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर इस चीज को फिलअप कर देना है, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि अयोध्या में राम मंदिर बनने पर हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है ना? तो द राम मंदिर, ठीक है ना, यानी कि द हिंदूज वर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ मेकिंग द राम टेम्पल इन अयोध्या। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो बेटा, और जो है इस तरह के कोई भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। जैसे कहेंगे कि आरजेडी के जीत पर यादवों और मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है ना? तो कैसे बोलेंगे बेटा? चूंकि जो है याद रखना, मैं यादवों और मुसलमान क्यों कह रहा हूं? चूंकि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो एम वाई समीकरण लेकर चलती है। एम वाई मतलब एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव। ठीक है ना? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा दुनिया जानता है कि आरजेडी इज ए कमिटी, इज ए पॉलिटिकल पार्टी, एंड आरजेडी विंस द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द यादव्स एंड द मुस्लिम्स। एम वाई समीकरण बनाया हुआ है। चूंकि जातीय समीकरण चलता है बिहार में, विकास का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, जात के नाम पर चलता है। ठीक है, चलो, जात पर ना पात पर, ठीक है ना, वोट लगाओ विकास के नाम पर। जहां विकास हो रही हो, जो विकास करने की बात करे उस नेता को वोट देना चाहिए। जो जात पात की बात करे उसको वोट नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जात पात के नाम पर हमें बांटता है, मजहब के नाम पर हमें बांट देता है, दलित महादलित के नाम पर हमें बांट देता है, और अपने जीत कर मलाई खाता है। नेता सब अपने जीत कर क्या करता है? मलाई खाता है। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री जान लो। 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेज कौन सा पॉलिसी अपनाया था हिंदुस्तान में? डिवाइड एंड रूल, मतलब फुट डालो और शासन करो। डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया में दो पार्ट में जो है लोगों को बांट दिया था, हिंदू और मुसलमान। बांटा था ना, हिंदू और मुसलमान। अंग्रेजों को हमारे हिंदुस्तान के जो ग्रेट डीड्स हैं, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मोहम्मद अशफाकुल खान, ठीक है ना, ये सब लोग मिलकर मार भगाए यहां से। तो अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेजों का औलाद यहां रह गए, जिन्हें हम आज हम नेता के रूप में देखते हैं। तो अंग्रेज हमें दो पार्ट में बांटे थे, और आजकल हमारे जो नेता हैं वो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिए हैं। ठीक है ना? जाति के नाम पर बांट दिए हैं कि आप धुनिया हैं, आप कुम्हार हैं, आप अहीर हैं, आप दुसाद हैं, आप चमार हैं, हरिजन हैं, आप दलित हैं, महादलित हैं, मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया है। समझ मारी है? अब बताओ कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे कि आज के नेता खतरनाक है? आज के नेता खतरनाक है बेटा। समझ में आ रही है ना? अब्यूजिंग मतलब गाली देने की आदत। देखिएगा हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि दो गो शब्द बोलेंगे, अच्छा आइएगा उसमें गाली देंगे। ठीक है ना? हालांकि जो है बात भी करें और बात करते समय गाली भी दें, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ पुलिस को मिली हुई है। ठीक है ना? एकदम ठप्पा लगाकर मिली हुई है। सही है गलत? पुलिस को मिली हुई है। देखिएगा अरेस्ट करते समय, या फिर जो है आप नहीं भी कुछ किया, गलती नहीं किया, शरीफ आदमी भी है, तो भी वो गाली देकर बात करती है। तो पुलिस को सर्टिफिकेट मिला है कि बात के साथ गाली देना है, बात करना है, गाली देना है। उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि मान ली कि जो अशरीफ लोग हैं हमारे समाज में, जैसे चोर जी लोग हैं, चिटिंगबाज लोग हैं, हमारे गुंडा भैया लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों से कैसे बात करेगी पुलिस? अच्छे से पेश, हाँ, ट्रेनिंग में ही उन लोगों को सिखाया जाता है। हाँ, ट्रेनिंग में ही वो सिखाया जाता है आगे कैसे गुंडा मवाली या चोर बदमाश से बात करना। तो उनकी तो मजबूरी है कि गाली देना। लेकिन बहुत ऐसे हम देखते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है ना, ये लोग भी जो है बात करते समय गाली देता है। मैंने दो चार शब्द बात करेगा और उसमें वो गाली घुसेड़ देगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब उसका ये नेचर में है, जो नहीं होना चाहिए। मेरे भी सर्किल में बहुत सारे टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बात करते समय गाली देते हैं, डॉक्टर से बात करते समय गाली देते हैं। मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि दे आर वेरी ऑनरेबल पर्सनालिटी ऑफ द टाउन, शहर के काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी है, तो मैं उनका चर्चा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन है। हाँ, चलिए, तो इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग मतलब हाँ, गाली देने की आदत। ठीक है? जैसे अगला हम वर्ड ले लें कि इन द हैबिट ऑफ, देखिए टेल मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि टेल माने झूठ बोलना नहीं होता है, टेल अ लाई माने होता है झूठ बोलना। ठीक है ना? तो टेल ही तो वर्ब है ना, तो इसमें टेलिंग कर दिए, ए को हटा देंगे, क्योंकि झूठ बोलने की जब आदत होगी तो एक झूठ तो बोलेगा नहीं, ज़्यादा झूठ बोलेगा ना, तो उसका पुलल बनाना पड़ेगा। तो ए हटा देंगे,
टेलिंग, और यहाँ पर लाई को जो है लाइज कर देंगे, एस लगा देंगे, टेलिंग लाइज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? क्योंकि टेल अलाइनमेंट होता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलने की आदत क्या कहेंगे? इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की आदत। जैसे पढ़ने की आदत, तो इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। आज झूठा वादा करने की आदत ये हमारे नेताओं को है। देखते हैं ना कि जब जब इलेक्शन आता है तो नेता दरवाजे दरवाजे आते हैं, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, यानी कि पंचायत लेवल का इलेक्शन हो, कोई भी हो, या फिर जो विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, आपके दरवाजे तक नेताजी लोग जाएगा और आपसे इतना वादा करेगा, इतना वादा करेगा जैसे कि लगेगा कि अब आपके सारा समस्या का समाधान हो गया, हमारे गरीब भाइयों का सारा समस्या का समाधान हो गया, किसान भाइयों का सारा समस्या का समाधान हो गया। लेकिन क्या 1947 से आज तक हुआ है समाधान? नहीं हुआ। समझ मारिए ना। तो अगर आपको कहना होगा कि झूठा वादा करने की आदत हमारे देश के नेताओं की है, इस पर मैंने कविता भी लिखे हैं, सुनना चाहेंगे सर? साहब सर, मैंने कविता भी लिखा है कि सर, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब। देखिए, एक गरीब आदमी ख्वाब देखता है और दिन रात मेहनत करता है ताकि कल मेरा दिन अच्छा होगा, मैंने अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी के ये स्टाइल में समझ लीजिए कि अच्छे दिन आएंगे। इसके उद्देश्य से वो दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, चाहे रिक्शा चला रहा हो, ठेला चला रहा हो, रोड साइड में सब्जी बेच रहा हो, भूजा बेच रहा हो, पकौड़ा पकौड़ी बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, फल फ्रूट बेच रहा हो, या हॉकर्स का काम कर रहा हो। ठीक है ना? वो तो हमारे समाज का सेवा कर रहा है ना, समाज को सर्विस दे रहा है ना। लेकिन वो ख्वाब देखता है कि मेरे अच्छे दिन आएंगे मोदी जी की तरह। ठीक है, लेकिन अच्छे दिन कभी आते नहीं हैं। इसी पर मैंने लिखा कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब, अपना ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है, और आप लोगों को भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कविता को अधिक से अधिक शेयर करें। दूसरा स्टेंजा है कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। वोट समझते हैं ना? जब जब इलेक्शन आता है नेताजी लोग दरवाजे दरवाजे जाते हैं, जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, तो दूसरा स्टेंजा मैंने लिखा कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब, अपना ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपनी ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपना ही किस्मत पर तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा है कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। देखते हैं ना, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, मजदूर भाई काम करते हैं, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, हर मौसम में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपके तरह और मेरे तरह सूट वूट चढ़ाकर कोई रिक्शा में बैठ जाता है और रिक्शा वाले से कहता है कि जल्दी चलो, पसीना हो रहा है, जल्दी चलो, धूप लग रहा है, जल्दी चलो, बारिश हो रही है। मेरा आप लोग से सवाल है, क्या उस कड़कती धूप से या बारिश से, यानी कि जो मौसम है, उस मौसम से ज़्यादा प्रभावित रिक्शा चालक है कि रिक्शा में बैठा हुआ इंसान है? रिक्शा चालक है। लेकिन जवाब कौन देता है? रिक्शा में बैठा है कि जल्दी चलो, ठंड लग रहा है, जल्दी चलो, बारिश हो रही है, जल्दी चलो, धूप लग रहा है, पसीना हो रहा है। मेरा सवाल है कि ज़्यादा प्रभावित है रिक्शा वाला, अब परेशान ज़्यादा है कौन? हाँ, उसमें जो बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब, अपना ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। सर, ये मेरी अपनी कलम की जो है लिखी हुई आवाज़ है और दिल की आवाज़ है। ओके, बहरहाल तो यहाँ पर जो है उस वर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, कि झूठा वादा करने की आदत। तो क्या कहेंगे? हाँ, इन द हैबिट ऑफ, जल्दी बोलिए, इन द हैबिट ऑफ। अब जो वादा करने का क्या होता है? हाँ, मेक प्रोमिस होता है, याद रखिएगा। मेक प्रोमिस माना होता है वादा करना। हाँ, तो कहेंगे कि इन द हैबिट ऑफ, इसमें आईएनजी लगा देना है ना? हाँ, तभी तो होगा ना। इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। हाँ, यहां पर फुल करना होगा ना, और एक प्रोमिस तो करता नहीं है। ठीक है ना? अब इसका हिंदी क्या निकलेगा कि इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, मतलब झूठा वादा करने की आदत। अब जैसे कहेंगे आज के आशिकों को झूठा वादा करने की आदत है। क्या साहब बाबू, सही है गलत? रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बिजी रहेगा, सारा काम धंधा छोड़कर। चोर का भी जो है, चोरों को भी डिस्टर्ब होने लगा है। मारे कि चोर आया है चोरी करने, और सुन रहा है कि अरे अंदर तो कोनो बात कर रहा है, तो चोरी करेगा। ठीक है ना? जब से मोबाइल आया तो चोर को भी जो है अपना व्यवसाय जो बंद हो गया।
है कि नहीं? मान लो कि चोर, हाँ चोर सब आया प्लान करके आज जो है साहब बाबू के घर में चोरी करना है, आज साहब बाबू लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, सब तो नहीं जाग रहा है, जो यंग अपलॉड है वही जाग रहा है। अब लगा हुआ है भाई, अब चोर जंगला से सुनेगा, वो तो लग रहा है कौन भुनभुना रहा है, ठीक है, वो भागेगी चोर की नहीं, ठीक है ना? तो भाई चोर का भी रोजी रोटी का सवाल है भाई, तो आशिक सब उसका रोजी रोटी बंद करवा दिया है सर, ठीक है। चलिए बहरहाल यहाँ समझ ले हम लोग, तो कह सकते हैं ना, हाँ, मैंने आज के आशिकों को झूठा वादा करने की आदत है, आज के नेताओं को झूठा वादा करने की आदत है, बस इसी वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। सही है गलत? अब इस तरह का जो है हजारों की संख्या में वर्ड बन सकता है या नहीं, इतना ही बता दीजिए। जैसे अंग्रेजी बोलने की आदत बनेगा ना जी, अंग्रेजी बोलने की आदत, तो क्या कहेंगे? इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। भोजपुरी बोलने की आदत, हाँ, इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग भोजपुरी, तो वर्ड बन रहा है ना, सेंटेंस भी बनने लगेगा, ठीक है ना? कैसे सेंटेंस बनेगा तो ध्यान दीजिए। जैसे कह रहे कि इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, जैसे कहा जाए कि उसे खेलने की आदत है। कुछ लोगों को गरीबों के साथ खेलने की आदत होती है, तो कहेंगे सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द पुअर पीपल। क्योंकि याद रखिएगा, प्ले विद माने खिलवाड़ करना भी होता है। प्ले विद माने क्या होता है? हाँ, याद रखिएगा, प्ले विद माने होता है खिलवाड़ करना या छेड़खानी करना। हाँ बिल्कुल 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 होता है, प्ले बॉय होता है, प्ले गर्ल होता है। हाँ प्ले बॉय माने होता है इश्कबाज लड़का जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमता हो। आप प्ले गर्ल माने हो जाएगा, हाँ मतलब इश्कबाज लड़की जो लड़कों के पीछे पीछे रहती हो, ठीक है ना? तो जब प्ले बॉय हो सकता है, प्ले गर्ल हो सकता है, तो प्ले डॉक्टर क्यों नहीं होगा? प्ले टीचर क्यों नहीं होगा? बता दीजिए, ठीक है? लेकिन मेरे सामने प्ले टीचर मत कहिएगा, आई एम ऑल्सो अ टीचर, आप लोग दूसरे जगह जाके यूज कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो बहरहाल वही मैंने कहा कि सम पीपल आर, वही मैंने सेंटेंस कहा कि सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द पुअर पीपल, मतलब कुछ लोगों को गरीबों के साथ खेलने की आदत होती है, जैसे नेताओं की आदत है ना। चलिए, अब ऐसे कह रहा है कि इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब पीने की आदत। जैसे कहेंगे तुम्हारे पापा को पीने की आदत है, ठीक है ना? तो कहेंगे योर फादर इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। समझ में आ रही है? कहेंगे कि मुझे पीने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। हाँ, आप भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको पीने की आदत है, तो कहेंगे एज इफ यू आर द सीएम ऑफ बिहार बट यू आर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? खुद से सोचिए, मतलब इन सारे वर्ड को सेंटेंस में आप इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कहा जाए कि उसे खैनी खाने की आदत है, तो कहेंगे इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टोबैको। हाँ, टोबैको माने होता है बेटा खैनी, ठीक है ना? उसे गुटखा खाने की आदत है, ठीक है ना? तो इन द हैबिट ऑफ टेकिंग गुटकाज। उसे पान खाने की आदत है, तो इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग बीटल। च्यू बीटल माने होता है पान खाना, ठीक है? तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। जैसे कह रहा है कि इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीने की आदत। कह रहे कि उन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, तो कहेंगे दे आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। कहेंगे मारिया को गाली देने की आदत है। नहीं है ना आदत आपको? चलिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो सेंटेंस बना रहा था, ठीक है? तो चलो, मारिया की जगह पर दूसरे का नाम रख दे रहे हैं। शबनम को गाली देने की आदत है, तो कहेंगे शबनम इज इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, है ना? चलिए, उसके बाद हाँ, इस पर ये भी कर सकता है कि कुछ लोगों को बात करते समय गाली देने की आदत होती है, ठीक है ना? तो कहेंगे सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। देख रहे ना, कुछ लोगों को बात करते समय गाली देने की आदत होती है। क्या मैंने इंग्लिश बताया कि सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, माने बात करते समय। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? उसके बाद करें कि इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, मतलब झूठ बोलने की आदत। तो वहां पे एट द टाइम ऑफ भी तो वर्ड फॉर्मेशन है। हाँ, वो वर्ड फॉर्मेशन वो पढ़ा दी है ना, वो एट द टाइम ऑफ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो चलिए, अब यह करें कि इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, मतलब झूठ बोलने की आदत। जैसे कहें कि आज के आशिकों को झूठ बोलने की आदत है, ठीक है ना? क्योंकि पहले के जो आशिक थे तो जान दे देते थे, लैला मत, हाँ क्या बात करते हैं, हाँ बस। तो आज के आशिकों को झूठ बोलने की आदत है, तो कहेंगे मॉडर्न लवर्स। मॉडर्न मतलब होता है आज के, तो मॉडर्न लवर्स मतलब क्या हुआ साहब बाबू? मॉडर्न लवर्स माने आज के आशिक। तो मॉडर्न लवर्स आर
इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, ठीक है ना, विद ईच अदर, एक दूसरे से। इधर लड़का भी झूठ बोलता है, इधर लड़की भी झूठ बोलती है, और झूठ के नींव पर मोहब्बत की इमारत बनती है। आज कुछ दिन के बाद पता चलता है कि लड़का साइड लड़की साइड, मतलब सुबह में लव हुआ, दोपहर में शादी हो गई, और शाम को डिवोर्स होकर अपने अपने घर। ये आज की मोहब्बत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मोहब्बत बुरी ही चीज है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि माना कि इश्क जुर्म है, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सजा बाकी ना हो, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सजा बाकी ना हो, पर शर्त है कि आशिकों को पत्थर भी वही मारे जो पापी ना हो, जो पापी ना हो। अगर किसी इंसान को, अगर उसके जिंदगी में इश्क नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुई, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कहीं ना कहीं डिफॉल्ट जरूर है, समझ में आ रही है? चलिए बारे आप, तो आशिकों पर उंगली नहीं उठाना है, ये तो होना है। एज, हाँ एज फैक्टर है, एज फैक्टर है। मेरा आंसू बहाना ना, कहता मेरा आंसू बहाना किसको दिखता है? ठीक है, चलिए, तो माई कमिंग, मेरा आना, इस पर आप देख रहे हैं ना कितना वर्ड बन सकता है। उसी तरह से जो है ये माई हो गया, उसके बाद आवर, जैसे कहेंगे कि आवर कमिंग, हाँ मतलब हमारा आना। तो आवर कमिंग हो रहा है तो आवर गोइंग नहीं हो जाएगा, हमारा जाना। जैसे हमारा वहां जाना आपको अच्छा नहीं लगता है, हमारा यहां आना आपको अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों का खेलना आपको अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को रोना आपको दिखता नहीं है, समझ रही है ना? हमारा तड़पना आपको दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि मोहब्बत करते हैं, रात भर बात करते हैं, एक पल के लिए वक्त नहीं है मिलने की। ये सब आशिकों वाली भाषा है, समझ रही है ना? तो कह रहे हैं कि आवर कमिंग। अब समझ में आ रहा है कंसेप्ट? इससे हजारों की संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है। चलिए, जैसे आप यहां पर योर पर देख लीजिए, जैसे योर कमिंग मतलब हाँ आपका आना, आई योर गोइंग आपका जाना, आई योर स्माइलिंग आपका मुस्कुराना, ठीक है ना? आपका मुस्कुराना गजब हो गया, दिल पर चोट लगी मोहब्बत हो गया, क्या गजब है, ठीक है ना? जैसे आप, हाँ आपका आना, ठीक है ना, आपका यहाँ आना ही मेरे लिए गर्व की बात है। तो कहेंगे योर कमिंग हियर इज ए प्राइड फॉर मी, समझ रही है ना? तो देखिए, जब वर्ड के साथ खेलना सीख जाएगा ना, तो इंग्लिश बोलने से दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है। तो यहाँ वर्ड से खेलना सीख रहे हैं कि नहीं? तो योर कमिंग, योर लाफिंग, योर फाइटिंग द इलेक्शन, आपका चुनाव लड़ना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। योर टीचिंग, आपका पढ़ाना, ना कहते हैं कि आपका करवाला पर पढ़ाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सब दुश्मन बना बैठा है वहां का टीचर। एम आई राइट और रॉन्ग? सही ना है? चलिए, तो इस तरह से बनेगा। आपका मुस्कुराना गजब हो गया, तो बनाएंगे ना इसकी अंग्रेजी कि आपका मुस्कुराना, तो योर स्माइलिंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कर, हीज, जैसे हीज कमिंग मतलब हाँ उसका आना, ही इज गोइंग उसका जाना, ही इज वर्किंग उसका काम करना। जैसे कहेंगे ही इज वर्किंग इज टोटली डिफरेंट, माई टीचिंग इज टोटली डिफरेंट, नहीं आ जाएगा इसमें, माई टीचिंग इज टोटली डिफरेंट इन द कंपेयर ऑफ अदर टीचर्स, ठीक है। कहेंगे योर वॉकिंग इज टोटली डिफरेंट, माने तुम्हारा टहलना, वॉकिंग तुम्हारा टहलना बिल्कुल अलग है दूसरी लड़कियों से। हर समझना। चलिए, अब उसके बाद जैसे कि हर कमिंग मतलब हाँ उसका आना, किसी महिला को कह रहे हैं, हीज माने किसी पुरुष को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हर कमिंग उसका आना, तो हर गोइंग होगा, हर स्माइलिंग होगा। अरे उसकी मुस्कुराहट ही तो हमको दीवाना बनाई है, बोलते हैं ना ऐसा है, उसकी मुस्कुराहट ही तो हमको दीवाना बनाई है। अरे उसका हंसना मेरे लिए दवा से कम नहीं है। तो कहेंगे ना कि हर लाफिंग, अब कमिंग की जगह पर लाफिंग कर दीजिए कि हर लाफिंग इज नॉट लेस देन मेडिसिन फॉर मी, उसका हंसना मेरे लिए दवा से कम नहीं है, ठीक है, मतलब काम से चले गए, है ना। चलिए, उसके बाद देखे करें कि देयर, हाँ देयर कमिंग मतलब उन लोगों का आना, ठीक है। देयर गोइंग उन लोगों का जाना, बनेगा ना। अब जैसे कहेंगे कि आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, हाँ जैसे अगर हम ऐसे सेंटेंस बना दें, गौर कीजिएगा,
ठीक है। जैसे मेरे ख्याल से डोंट का प्रयोग कहाँ करते हैं और डजंट का प्रयोग कहाँ करते हैं आपको बखूबी पता होगा, सबको पता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इस पर सेंटेंस अगर हम एकदम छोटा सा बोल दें कि आई डोंट लाइक, तो आई डोंट लाइक का हिंदी दो निकलता है, मैं पसंद नहीं करता हूँ या मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो कहेंगे आई डोंट लाइक यू टॉकिंग, मतलब मुझे आपका बात करना पसंद नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी लड़के से बात कर रही है, तभी तो ये कह रहा है ना, टॉकिंग टू आफ्ताब। देखिए मजेदार सेंटेंस तैयार हो गया। आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, करे कि यू टॉकिंग आपका बात करना, करे किससे, टू आफ्ताब, बिकॉज यू आर माई लव, यू आर माई वर्ल्ड, आई लिव फॉर यू एंड आई विल डाई फॉर यू, यू आर माइन, यू वर माइन एंड यू वुड बी माइन। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी, यानी कि यू वर माइन, यू आर माइन एंड यू वुड बी माइन। सो आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू आफ्ताब, समझ में आ रही है ना, यानी कि आपका आफ्ताब से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपका झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कहेंगे कि आई डोंट लाइक योर टेलिंग, ये लाइन है, ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, हाँ कहेंगे आई, हाँ डोंट लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है, यू टेलिंग लाइज, मतलब लाइज मैंने दिए कि झूठ नहीं है, अनेक झूठ है, ठीक है ना। तो आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, यू टेलिंग लाइज आपका झूठ बोलना, बिकॉज यू आर ऑनरेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यू आर टीचर, समझ में आ रही है ना। तो देख रहे हैं कैसे जो है ये सारे वर्ड के मदद से हम सेंटेंस बना रहे हैं। आपका मुस्कुराना मेरे लिए दावा से कम नहीं है, उसको भी जो ओरल में तो बोल ही रहे थे, मैं इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि एकदम मजेदार इंग्लिश सीखे। कर दूं, जैसे कहेंगे कि यू स्माइलिंग, यू स्माइलिंग इज नॉट लेस देन मेडिसिन, इतना का हिंदी का निकलेगा। यू स्माइलिंग मतलब आपका मुस्कुराना, करे कि इज नॉट लेस, लेस माने कम, मतलब कम नहीं है, करे कि देन मेडिसिन दवा से, और किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है ना, फॉर मी, बिकॉज यू आर माई हार्ट मर्मर, यू आर माई पल्पिटेशन, मतलब तुम मेरे दिल की धड़कन हो, ठीक है ना, यू आर माई ब्रीथ, ब्रीथ, हाँ तुम मेरी धड़कन हो, हाँ इसलिए तो मैंने बोला था कि आई लिव फॉर यू, आई विल डाई फॉर यू, यू वर माइन, यू आर माइन एंड यू वुड बी माइन, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, राइट। चलिए तो सेंटेंसेस बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल मजेदार सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज की जो रट्टा मार कर स्पोकन पढ़ाता है जो टीचर, उसके झांसे में नहीं आना है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर करना है, वर्ड मीनिंग स्टॉक होगा तो इंग्लिश आपके जुबान पर ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि जेब में जब पैसा होगा ना सर, तो मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना बिल्कुल आसान है, सही है गलत, आप इजीली शॉपिंग कर लेंगे। आपके अकाउंट में पैसा हो ना, चेक बुक अगर साइन करके कुत्ते के गले में भी लटका कर बैंक में भेज दीजिएगा, तो मैनेजर की मजबूरी है कि पैसा देकर कुत्ता को लटका देगा। देखिएगा साउथ अफ्रीका वगैरह में जो है क्या होता है, जानवर जाते हैं मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने, मालूम है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जो है नेशनल एनिमल का है कंगारू, तो कंगारू जो है जाता हुआ शॉपिंग करने के लिए, मालूम है कि नहीं आपको, नहीं मालूम है तो गूगल से पूछिए ना, गूगल बाबा सब बताएंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.